चुनाव परिणाम ऐसा है कि जिसकी कहीं उम्मीद नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के एक के बाद एक ताबड़तोड़ रोड शो, बड़ी बड़ी रैलियां और तमाम प्रकार के साधन संसाधन जुटाने के बाद में, जोड़ने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के 34 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इस सेंगोल को लेकर भी इस समय बहुत बड़ा विवाद चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग जहां इस सेंगोल को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रहे हैं, हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजदंड है, सेंगोल को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास में स्थापित करने की बातें चल रही हैं, तो क्या केवल यह संसद के उद्घाटन के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता की जो बात सत्ताधारी लोग कह रहे हैं वहीं तक सीमित है, या 2024 में एक नई चुनावी रणनीति, नई चुनावी नारे और नया चुनावी समीकरण गढ़ने की तैयारी है? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों देश के अंदर सबसे प्रमुख मुद्दा चल रहा है कि देश का जो नया संसद भवन बना है और उसका जो उद्घाटन होना है, उसके अंदर राष्ट्रपति की मौजूदगी और ना मौजूदगी को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से इनकार कर दिया और अब अगर माने तो लगभग 48 घंटे बाकी बचे हैं जब उस संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ एक नई चीज जो एंट्री हुई इसके अंदर, वो है सेंगोल, जिसको कि लोकसभा के अंदर जब प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करेंगे तो उससे सुबह यानी कि 28 तारीख की सुबह 7 बजे से एक वैदिक आयोजन होगा, एक दैवी आयोजन होगा, जिसके अंदर सेंगोल की स्थापना की जाएगी। इस सेंगोल को लेकर भी इस समय बहुत बड़ा विवाद चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग जहां इस सेंगोल को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रहे हैं, हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजदंड है और राजदंड की स्थापना लोकसभा स्पीकर के साथ की जाएगी। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य सहित विभिन्न धर्मगुरु यानी कि हिंदू समाज के धर्मगुरु बड़े बड़े यज्ञ और आयोजन के साथ में वैदिक विधि विधान से उसको स्थापित करेंगे। वहीं कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, जयराम रमेश का आप बयान देख रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई मुद्दा था ही नहीं जब देश आज़ाद हुआ था। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े ठोस दावे के साथ कह रहे हैं कि माउंटबेन ने उसको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था रात को 11:45 पर। लेकिन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये ठीक है कि मद्रास के एक समुदाय ने, एक समाज ने उसका निर्माण किया था जिसको छड़ी के रूप में प्रधानमंत्री को सौंपा था। अब वो छड़ी है और या राजदंड, वो छड़ी है या सेंगोर, जिसको लेकर के देश के अंदर एक नई चर्चा चल पड़ी है। और अगर मैं आपसे आज बात करूं कि जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, इस मुद्दे को लेकर के, सेंगोर को लेकर के एक राजनीति नई प्रकार की करने जा रहे हैं, नई प्रकार की राजनीति को हवा दी जा रही है और वो राजनीति हिंदुत्व की। दोस्तों एक बात और जरूर जोड़ी जाएगी कि जिस प्रकार से सेंगोर को दक्षिण से जोड़ा जा रहा है, तमिलनाडु से जोड़ा जा रहा है, वहां के लोक कलाकारों की बातें चल रही हैं, वहां की जो एक नृत्यांगना है जिन्होंने शुरू किया था सेंगोर के मामले को लेकर के, प्रधानमंत्री को 2 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, विभिन्न खबरिया चैनल इसको बड़े जोर से चला रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं, जिस चर्चा को मैं आपसे कर रहा हूं, वो मुद्दा ये है कि क्या कहीं सेंगोर के जरिए भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण की उन लोकसभा सीटों की तरफ निशाना तो नहीं कर रहे जो दक्षिण के अंदर 129 लोकसभा सीटें हैं, कि उनमें से कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल सके। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होके गया है और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के अंदर बजरंग दल पर बैन और हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया था। परिणाम जो रहा सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां खून पसीना एक किया था। बजरंगबली की जय के नारों के साथ में पक्ष और विपक्ष की जनसभाएं शुरू होती थी। बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए थे। इसके साथ साथ तमाम प्रकार के, जहां कांग्रेस के लोग वहां आंजनेय के मंदिर बनाने की बात करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग
वहाँ पर बजरंग दल और बजरंग बली से जोड़ करके कांग्रेस पर वार करते थे। चुनाव का जब परिणाम आया तो चुनाव के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ देश के अंदर एक नई प्रकार की चर्चा शुरू कर दी। चुनाव परिणाम ऐसा है कि जिसकी कहीं उम्मीद नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के एक के बाद एक ताबड़तोड़ रोड शो, बड़ी बड़ी रैलियां और तमाम प्रकार के साधन संसाधन जुटाने के बाद में, जोड़ने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के 34 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। और इस समय जब देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर है, लगभग 9 महीने बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी सरकार की नींद हराम किए हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के वो मुद्दे हैं जिन्होंने सरकार की चूल्हें हिलाई हुई हैं। और ऐसे में हिंदुत्व के नाम पर अगर कोई नई राजनीति चलने की प्लानिंग अगर हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और चाहे उसमें फिर सेंगोर ही क्यों ना हो, जिसे राजदंड के रूप में लोकसभा में स्थापित करने की बात चली हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा कि भौगोलिक स्थिति क्या है आखिर साउथ के स्टेटों की। अगर मान लिया जाए कि जो साउथ के 5 प्रमुख स्टेट हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, तमिलनाडु में 39 है और केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कर्नाटक के अंदर 28 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें भाजपा को मिली थी, यानी कि 29। और अब इन 129 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि किसी प्रकार 60 सीटें कब्जाई जाए, 60 सीटों पर परचम लहराया जाए। क्योंकि अगर 60 सीटों पर परचम नहीं लहराया गया तो फिर 2024 मुश्किल हो जाएगा। और अगर 2024 मुश्किल हो गया तो फिर जो भविष्य की प्लानिंग है सब धरी रह जाएंगी। इसलिए क्या सेंगोर को लेकर के सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्लानिंग है? जिस प्रकार से सेंगोर को विभिन्न खबरिया चैनलों पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और जिस प्रकार से 28 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के और 12 बजे तक वैदिक विधि विधान से यज्ञ हवन के साथ सेंगोर को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास में स्थापित करने की बातें चल रही हैं, तो क्या केवल यह संसद के उद्घाटन के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता की जो बात सत्ताधारी लोग कह रहे हैं वहीं तक सीमित है, या 2024 में एक नई चुनावी रणनीति, नई चुनावी नारे और नया चुनावी समीकरण गढ़ने की तैयारी है? इसका कितना असर होगा ये तो भविष्य की बातें हैं। आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, जो साउथ के स्टेट हैं, 5 राज्य हैं जो, और जहां पर लोकसभा की 129 सीटें हैं, जिनमें से लोकसभा की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उस समय विजय मिली थी जब वो साउथ में पूरे पीक पर थी। कर्नाटक के अंदर 29 में से 25 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब जबकि उसी कर्नाटक के अंदर जो चुनावी माहौल बना और जिस प्रकार की शिकस्त मिली, तो ऐसे में क्या वापसी वो गणित जो पिछले लोकसभा चुनाव में था, क्या सत्ताधारी दल वहां दोहरा पाएगा? तेलंगाना के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी कमर कसे हुए हैं। और तेलंगाना के अंदर भी वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरह से खम ठोके हुए हैं भाजपा के खिलाफ। राष्ट्रीय पार्टी बना करके पूरे देश में भी घूम रहे हैं, विपक्षी एकता की बात भी कर रहे हैं। और जो उसके बाद में बाकी स्टेट बसते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, तो केरल तो वो स्टेट है जहां पर विधानसभा के अंदर पूरे भारी भरकम प्रचार के बाद भी मात्र 1 सीट मिल पाई थी। तो आखिर कैसे 129 में से 60 सीटें पा पाएंगे? क्या 129 में से 60 सीटें लेने के लिए ही ये हिंदुत्व की राजनीति को और हिंदुत्व के राजनीति के पीछे सेंगोर और राजदंड को एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी राज्य हैं जो नॉर्थ के राज्य हैं, इसके अंदर 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे उफान पर थी, पूरे जोश में थी। आप मान लें कि जो राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा है, हरियाणा में से 10 की 10 सीटें भाजपा के पास थी। अगर वो दिल्ली को लें तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा के पास थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 60 सीटें भाजपा को मिली थी। मध्य प्रदेश में 29 से 27 सीटों पर भाजपा थी। राजस्थान में 25 में से 24 भाजपा के सांसद थे।
सूत्र ये बताते हैं, क्योंकि जिन राज्यों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इन राज्यों में कई हलचल चल रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है, और इन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा थोड़ी सी कम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ तक बातें आ रही हैं कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। राजस्थान के अंदर भी अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का सहारा सीधे सीधे भाजपा को नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अशोक गहलोत और जिस प्रकार सचिन पायलट पर कांग्रेस के नेता वापस डोरे डाल रहे हैं, वो एक नया कमाल कर जाएं। यानी कि मान लें कि जो भविष्य की रणनीति है, 2024 की रणनीति है, उस 2024 की रणनीति पर जहां समूचा विपक्ष एक होने का दम भर रहा है, और मान लिया जाए कि संसद भवन के उद्घाटन के लिए भी विपक्ष की जो रणनीति है वो 2024 की रणनीति चल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। और मान लिया जाए कि सेंगोर भी उसी राजनीति का एक हिस्सा तो नहीं। जब दोस्तों बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो बात यह भी की जाएगी कि साउथ के अंदर चर्चा कर्नाटक की जरूर करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुआ है। साउथ के स्टेटों में बड़े बड़े मंदिर हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर हैं। अकेले कर्नाटक में अंदर 61,000 से ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर के अपने देवता हैं। इसलिए मान लिया जाए कि जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके अंदर बजरंग दल पर बैन, बजरंग बली की जय और हिंदुत्व के नारे वो असर नहीं कर पाए थे। हलाला और इस प्रकार के मुद्दे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी 84% हिंदू आबादी होने के बावजूद अकेले कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 31 विधायक प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई थी। ऐसे में जब आने वाले समय में 129 सीटों पर गणित बिठाने की बात चलेगी, तो उस गणित के अंदर अपने आप को सांचे में फिट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम प्रकार की कवायद करेंगे, तो विपक्ष के लोग उसको काट करने की कोशिश करेंगे। और उसी का परिणाम है जहां सेंगोर को सत्ताधारी दल के लोग राजदंड के रूप में, राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में, राष्ट्रीय गौरव के रूप में पेश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लोग इन सब बातों को मनगढ़ंत कह रहे हैं। अब इस प्रकार की राजनीति आगे कितना असर लाएगी और देश की राजनीति पर इस सब का कितना असर होगा, ये सब तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन मान लिया जाए कि 2024 की तैयारी के लिए पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने हो चुके हैं, और जब वो आमने सामने हो चुके हैं तो इस बात की परवाह भी नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों, किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है कि राष्ट्रीय अस्मिता उनके इन कारनामों से कहीं धूमिल तो नहीं हो रही। किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है कि जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा हो और उसकी राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष के लोग इस प्रकार से आगे आ जाएं कि मामले में राष्ट्रपति तक को खींच लिया जाए, राष्ट्रपति पद की गरिमा का ध्यान न रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट तक बातें जाए कि आखिर उद्घाटन कोई क्यों नहीं कर रहा। जरूरी तो यह था कि इन मुद्दों को राजनीति का मुद्दा बनाने की बजाय देश का मुद्दा ही रहने दिया जाता, तो देश हित में सबसे अच्छा होता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पर, नई मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।